डियर ऑल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ अकेडमी। आज के इस सेशन में हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एमपीएडीपीओ में जितने भी छात्र छात्राओं का सिलेक्शन हुआ है, फाइनल रिजल्ट में जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो एडीपीओ बन चुके हैं, उनको बहुत सारी ढेर सारी लक्ष्य लॉ अकेडमी की तरफ से बधाइयां। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आप लोगों को पता है कि प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो माइनर एक्ट है हमारा, ये आरजेएस में माइनर एक्ट है, एमपीएडीपीओ में भी ये माइनर एक्ट रह चुका है। अब ये हटा दिया था कुछ समय से सिलेबस में, आगे चलकर हो सकता है एमपीएडीपीओ में इसको फिर जोड़ दिया जाए। यूपी में भी, यूपी जुडिशरी, यूपीएपीओ में भी ये जो है माइनर एक्ट है, और भी अदर स्टेट जुडिशरी में प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो है माइनर एक्ट रहता है। तो ये एक कॉमन माइनर एक्ट है। ऑल स्टेट जुडिशरी, ऑल स्टेट एपीओ एग्जाम्स के पर्पज से ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। डीएलएओ का एग्जाम भी अगर होता है तो कभी कभी उसमें भी ये सिलेबस में होता है। तो इस एक्ट की मोस्टली सेक्शंस जो है कवर हो चुके हैं। 19 इसमें टोटल सेक्शन है। प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन 10, 11 और 12 को कंप्लीट किया था। बेसिकली देखा जाए तो सेक्शन 13 आज हमें स्टार्ट करना था, लेकिन सेक्शन 12 जो है वो थोड़ा सा मैंने आपको बैरेक प्रोविजन बताया था। बैरेक प्रोविजन के साथ साथ इसमें मुझे कुछ केस लॉज मिले हैं, तो मैंने सोचा कि सेक्शन 12 पर एक अलग से आप लोगों के लिए जो है डिटेल वीडियो लाया जाए। तो आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन 12 को जो है थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। कुछ केस लॉज हैं, उन केस लॉज को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सेक्शन 12 का जो बैरेक प्रोविजन है वो मैं समझा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो वो आप देख लीजिए प्रीवियस वीडियो में, जहाँ सेक्शन 10, 11, 12 है। ठीक, तो प्रीवियस वीडियो से आप बैरेक प्रोविजन को देख लीजिए और आगे कंटिन्यू करिए इस वीडियो में। ठीक है, तो जो प्रीवियस वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सेक्शन 12। सेक्शन 12 में आपको इतना जोर क्यों डालें, क्योंकि सेक्शन 12 जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा यूजफुल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत यूजफुल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेक्शन। सेक्शन 12 जो है आपकी, वो बात करती है डिस्क्वालिफिकेशन की, कि यदि कोई व्यक्ति जो है अगर उसके ऊपर कोई अपराध का दोष सिद्धि हो जाती, कन्विक्शन हो जाता है, तो क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा पर्सन किसी एग्जाम में बैठने के लिए, किसी नौकरी को पाने के लिए, इलेक्शन में खड़े होने के लिए। तो ये सेक्शन उस पर बनाई गई है। तो सेक्शन 12 कहती है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन, कि दोष सिद्धि से संलग्न निर्भरता का हटाया जाना। तो जब मैंने आपको बैरेक प्रोविजन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें लिखा है कि किसी भी एक्ट में कोई भी बात कही गई हो, अगर किसी व्यक्ति का कन्विक्शन हो जाता है तो ये सेक्शन प्रोवाइड करती है कि अगर किसी व्यक्ति का सेक्शन 3 और 4 ऑफ दिस एक्ट के अंतर्गत कन्विक्शन पाया जाता है, तो जो भी डिस्क्वालिफिकेशन उस ऑफेंस से अटैच है उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर वो व्यक्ति इस एक्ट की सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पर छोड़ दिया जाता है। तो ये था हमारा बैरेक प्रोविजन, और डिटेल में आप प्रीवियस वीडियो में देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि क्रिमिनल ट्रायल जो होती है हमारी, क्रिमिनल ट्रायल में कन्विक्शन एक अलग चीज होती है, सेंटेंस एक अलग चीज होती है। यहाँ पर आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जो क्रिमिनल ट्रायल होगी आपकी, क्रिमिनल ट्रायल जो होगी आपकी, उसमें क्या है, कन्विक्शन एक अलग चीज है और क्रिमिनल ट्रायल, इसमें कन्विक्शन यानी कि दोष सिद्धि, दूसरा होता है सेंटेंस, दंडादेश, और एक थर्ड चीज और होती है, वो थर्ड चीज होती है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, डिपार्टमेंटल पनिशमेंट, डिपार्टमेंटल पनिशमेंट। ठीक, जब कोई भी ऑफेंस, कोई भी अपराधिक व्यक्ति करता है तो उसकी दोष सिद्धि होगी, उसके बाद उसको सेंटेंस दिया जाएगा, दंडादेश दिया जाएगा, और अगर डिपार्टमेंट से रिलेटेड उसने कोई किया तो डिपार्टमेंट जो है एक्शन ले सकती है, और डिपार्टमेंट एक्शन लेते हुए उसको कोई पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट कर सकती है, उस पर कोई दंडादेश उस पर अधिरोपित कर सकती है, तो उसको कहेंगे डिपार्टमेंटल पनिशमेंट। तो यहाँ पर सेक्शन 12 में जो बात की गई है वो बात की गई है सिर्फ ऊपर वाले पॉइंट से, क्रिमिनल ट्रायल के फर्स्ट वाले पॉइंट से, कन्विक्शन से। ये सेक्शन कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोष सिद्ध पाया जाता है, कन्विक्शन पाया जाता है, तो उसको सेंटेंस ना देते हुए सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत उसको सेंटेंस ना देते हुए प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पर छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन 12 में ये कहा गया कि अगर सेक्शन 3 और 4 में किसी व्यक्ति को प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पर छोड़ा जा रहा है, तो उसके साथ, ऑफेंस के साथ, अगर कोई उस कन्विक्शन के साथ अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन अटैच है, कोई निर्भरता अटैच है, तो वो प्रभावी नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सपोज कीजिए कि कोई मैं आपको बताती हूँ, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। जाता है कोई ऐसा लॉ है जिसमें उस लॉ में ये प्रोवाइड किया गया, उस लॉ में ये बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति कन्विक्टेड पाया जाता है, उसके ऊपर कोई दोष सिद्धि हो जाती है अपराध की, तो वो एक पर्टिकुलर इलेक्शन, किसी बॉडी ऑफ इलेक्शन में अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता है, किसी एग्जाम में वो नहीं बैठ सकता है, किसी जॉब में वो अप्लाई नहीं कर सकता है। ये कन्विक्शन के साथ क्या है, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है।
तो इस केस में क्या है, सेक्शन 12 यहाँ पे इन्वोक हो जाती है। यहाँ पे सेक्शन 12 का बेनिफिट मिल जाता है। सेक्शन 12 कहती है कि अगर ऐसी कोई डिस्क्वालिफिकेशन है तो ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन जो कन्विक्शन से अटैच है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर उस व्यक्ति को कन्विक्शन हुआ है और उसको सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ दिया गया है, तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन उस लॉ में बताई गई है कि वो किसी इलेक्शन में, किसी बॉडी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता, नहीं कर सकता, वो कर सकता है। अगर ये कहा गया है कि वो किसी एग्जाम में नहीं बैठ सकता, सेक्शन 12 कह रही कन्विक्शन से अटैच है, बैठ सकता है। किसी जॉब में वो अप्लाई नहीं कर सकता, वो कर सकता है। ये सेक्शन 12 का बेनिफिट है। बट उसी जगह बात की जाए सेंटेंस की, जब हम सेक्शन 3 और 4 पढ़ते तो सेक्शन 3 और 4 में कहा जाता है कि इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पर छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर कहा जाता है सेक्शन 3 और 4 में कि यदि कोई व्यक्ति का कन्विक्शन हो गई, तो सिद्धि हो गई है, तो उसको सेंटेंस ना दो, सेंटेंस की अपेक्षा उसको क्या कर दो, उसको प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ दो। यानी कि सेक्शन 12 जो है वो क्या कर रही है, सेक्शन 3 और 4 से कनेक्ट होके सेंटेंस पे वर्क कर रही है, ना कि कन्विक्शन पर। मतलब सेक्शन 12 से सेंटेंस की छूट मिल रही है सामने वाले व्यक्ति को कि उसको सेंटेंस नहीं मिला, सेक्शन 3 और 4 का लाभ मिल गया, प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पर छोड़ दिया गया। तो वहां पर जो भी कन्विक्शन से डिस्क्वालिफिकेशन है उसको छूट मिली, लेकिन कन्विक्शन से छूट नहीं मिली। कन्विक्शन तो उसका अभी भी रिमेन है, दोष सिद्धि तो अभी भी है ना, जो दोष उसने किया है वो दोष तो सिद्ध हो चुका है, तो दोष सिद्धि तो अभी भी बनी हुई है। अब अगर इस दोष सिद्धि से क्या है, कोई डिपार्टमेंटल प्रोसेस है, कोई डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई केस है, तो क्या होगा, तो इससे 2 केस रिलेटेड है, ठीक है, कन्विक्शन से 2 केस रिलेटेड है कि यदि वो कन्विक्शन किसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत पाया गया है, तो अगर डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन लिया है और डिपार्टमेंट ने एक्शन लेते हुए क्या किया है, उस व्यक्ति को डिसमिस कर दिया अपनी नौकरी से, उस व्यक्ति का कन्विक्शन को क्या कर दिया है, उस व्यक्ति को कन्विक्ट किया और डिपार्टमेंट ने एक्शन लेते हुए उसको डिसमिस कर दिया, उसको अपनी पद से रिमूव कर दिया, हटा दिया उसको अपने पद से, या उसकी रैंक को नीचे कर दिया। तो ये जो डिपार्टमेंटल एक्शन है, ये कहा जाता है कि ये डिपार्टमेंट एक्शन जो है डिपार्टमेंटल पनिशमेंट के तौर पे दिए जा सकते हैं। सेक्शन 12 डिपार्टमेंटल एक्शन को बार नहीं करती, ये चीज यहाँ पर कही गई है। तो सेक्शन 12 जो है वो क्या करती है, सेंटेंस पे वर्क कर रही है। आप सेंटेंस लिया, प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पर छोड़ा आपने, ठीक है, यानी कि कन्विक्शन तो हो गया, दोष सिद्धि तो हो गई, तो कन्विक्शन तो रिमेन है, सेंटेंस की जगह पे उसको क्या हुआ, प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पर छोड़ा है, इसलिए सेक्शन 12 अप्लाई हो जाती है। और सेक्शन 12 जैसे ही अप्लाई होती है तो जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है अटैच नहीं होती। लेकिन भाई अगर कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है, डिपार्टमेंटल पनिशमेंट मिली, तो वहां सेक्शन 12 अप्लाई नहीं होगी। यानी कि कन्विक्शन हो चुका है और कन्विक्शन में उस व्यक्ति को डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हुई, तो उसको सेंटेंस मिला, तो उस सेंटेंस की जगह उसको प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ दिया जाएगा। सपोज करिए उसने कोई अपराध किया है, तो उस अपराध के लिए डिपार्टमेंटल जो उसने अपराध किया उसकी सजा तो उसको मिलनी थी 10 साल की, ठीक है, उसकी सजा उसको 10 साल की मिलना थी, प्लस उसको डिपार्टमेंट ने एक्शन लेते उसकी पद से भी उसको क्या कर दिया, उसको डिसमिस कर दिया। तो यहाँ पे सेक्शन 12 क्या है, सेक्शन 12 जब सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत उसको सेंटेंस की जगह पे तो प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ दिया गया, तब जब प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ दिया गया तो फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला मैटर आएगा कि अब भाई हमें तो कन्विक्शन पे छोड़ दिया गया, तो फिर जो डिसमिस किया है डिपार्टमेंट ने, तो फिर सेक्शन 12 का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 12 कहती है कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर मान्य नहीं होगी। लेकिन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के अंतर्गत ऐसा नहीं माना जाएगा। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में डिपार्टमेंटल एक्शन लिए जा सकते हैं, डिपार्टमेंटल पनिशमेंट दी जा सकती है, वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ इसलिए मानी जाएगी कि यदि बिना किसी जॉब में होते हुए, बिना किसी डिपार्टमेंट में होते हुए किसी ने कोई अपराध किया है, तो अब वो किसी नए एग्जाम में बैठना चाहता है, नई जॉब में अप्लाई करना चाहता है, या समथिंग किसी इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, तो वो हो सकता है वो डिस्क्वालिफिकेशन मानी जाएगी, लेकिन यहाँ पर नहीं मानी जाएगी। अब इससे रिलेटेड 2 केस हैं जिनके फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ, आपको क्लियर होगा। तो देखिए, एक तो पहले इसमें एग्जांपल दिया, मैं आपको रीड करके बताती हूँ एग्जांपल। इसमें बताया है कि वेयर एन एम्प्लॉय अ कांस्टेबल इन द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वाज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस on ground of his conviction for an offence under section 10 of Central Reserve Police Force Act. However, he was subsequently released under section 4 of Probation of Offenders Act by the appellate court. He would not be entitled to reinstatement in service on that ground. यहाँ पर एक कांस्टेबल होता है जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट की सेक्शन 10 के तहत जो है वो कन्विक्टेड पाया जाता है, और इस कन्विक्शन में उसको क्या होता है कि डिपार्टमेंट उसको डिसमिस कर देता है अपनी सर्विस से उसके कन्विक्शन के ग्राउंड पर, ठीक है। और बाद में अपीलेट कोर्ट उसको सेक्शन 4 का लाभ देती है प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट के ऊपर, और उसको रिलीज कर देती है कि ठीक है, इसको सेक्शन 4 के ग्राउंड के आधार पर इसको रिलीज किया जाता है। लेकिन अपीलेट कोर्ट जब इसको सेक्शन 4 का लाभ देती है, तो ये व्यक्ति सेक्शन 12 को रेज करता है कि मुझे सेक्शन 4 के तहत छोड़ दिया गया है, और सेक्शन 12 में कहा गया कि अगर सेक्शन 3 और 4 के तहत किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है तो फिर उसके साथ डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं चलेगी, तो उसको क्या करना चाहिए, उसकी जो सर्विस उसको डिसमिस किया है वापस लेना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें कहा गया कि नो,
और इसमें ये कहा गया कि अपीलेट कोर्ट ने भले ही उसको सेक्शन 4 के अंतर्गत प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पर छोड़ दिया गया, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन एंटाइटल्ड है अपनी जॉब में वापस आने के लिए, रीइंस्टेटमेंट उसको नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 12 इज क्लियर and it only directs that the offender shall not suffer disqualification if any attaching to a conviction of an offence under such law। ठीक, यहाँ पर क्या कहा गया है कि सेक्शन 12 बहुत क्लियर है, उसमें कहा गया है कि अगर किसी लॉ में, ठीक है, अगर ये सेक्शन 12 जो है वो ये सिर्फ ये डायरेक्ट करती है कि ऑफेंडर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन सफर नहीं करेगा जो कन्विक्शन से अटैच है किसी लॉ के अंतर्गत। तो अब सच लॉ की बात की जा रही थी, यहाँ पे लॉ कौन सा है वो, तो सच लॉ इन द कॉन्टेक्स्ट is other law providing for disqualification on account of conviction। तो यहाँ पर लॉ की बात की जा रही है, तो वो लॉ कौन सा लॉ है, वो लॉ एक ऐसा अदर लॉ है जो उस कन्विक्शन के साथ डिस्क्वालिफिकेशन को क्या करेगा, डिस्क्वालिफिकेशन को प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया तो उसके साथ ये डिस्क्वालिफिकेशन चलेगी उस लॉ के तहत। For instance, if a law provides for disqualification of a person for being appointed, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, यदि कोई लॉ कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति कन्विक्ट पाया गया तो वो अपॉइंट नहीं हुआ किसी पर्टिकुलर जॉब में, इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगा, तो ये जो है यहाँ पर जो सेक्शन 12 है ये यहाँ पर काम करेगी, ठीक है। दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 12 स्टैंड्स रिमूव्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बट दिस इज नॉट द सेम थिंग टू स्टेट दैट द पर्सन हु हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस in view of his conviction is entitled to reinstatement upon getting the benefit provision of good conduct। लेकिन ये चीज डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पे लागू नहीं होगी। यदि किसी व्यक्ति को डिसमिस कर दिया गया है उसकी सर्विस से, कन्विक्शन के बिहाफ में उसका कन्विक्शन हुआ और उसको डिसमिस कर दिया गया, तो वापस उसको रीइंस्टेटमेंट नहीं किया जाएगा इस आधार पर कि उसको सेक्शन 4 के अंतर्गत प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट के आधार पर रिलीज कर दिया गया है। तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पे ये अगर कोई एक्शन लिया गया, डिपार्टमेंट पनिशमेंट दी गई, तो वहां ये एप्लीकेबल नहीं होता। ये केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बख्शी राम, आप लोग लिख सकते हैं केस का नाम, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बख्शी राम, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बख्शी राम 1990 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है, ठीक, ये चीज यहाँ पर कही गई। उसके बाद एक और केस लॉ है, एक और केस लॉ है इसमें, त्रिखाराम वर्सेस वी के सेठ। ये है आपका 1988 सुप्रीम कोर्ट, 1988 सुप्रीम कोर्ट। सेकंड वाले केस में भी आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट वाले केस का मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट वाले केस में ये कहा गया है कि सेक्शन 12 ये क्लियर करती है कि यदि किसी लॉ में ये प्रोवाइड किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का कन्विक्शन होता है तो वह व्यक्ति किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अपॉइंट नहीं किया जाएगा, किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोई एग्जाम नहीं देगा, और फिर अगर यह व्यक्ति दोष सिद्ध हो जाता है उस लॉ के अंतर्गत तो सेक्शन 12 जो है एप्लीकेबल हो जाएगी और उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रिमूव मानी जाएंगी। बट अगर वही डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हुई है उसके खिलाफ और डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन लेते हुए उसको उसके पद से डिसमिस किया है और उसको कोर्ट के थ्रू सेंटेंस मिला है, तो मतलब कोर्ट के थ्रू उसको सेक्शन 4 का अंतर्गत प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ दिया गया, मतलब उसको सेंटेंस नहीं हुआ, प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे मिल गया, तब वहां पे सेक्शन 12 एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि सेक्शन 4 का लाभ मिल गया। इसका मतलब ये नहीं है कि डिपार्टमेंटल एक्शन जो लिया गया है वो डिपार्टमेंट नहीं दे सकता, डिपार्टमेंट के अपने राइट से डिपार्टमेंट उसको डिसमिस कर सकता है, रिमूव कर सकता है, ठीक, तो वो बात नहीं माना जाएगा, वो सेक्शन 12 में के अंतर्गत डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। अब ये वाला केस का फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ, त्रिखाराम वर्सेस बी के सेट 1988 सुप्रीम कोर्ट। इसमें देखिए इसमें क्या बताया गया है, since it is statutorily provided that an offender who has been released on probation shall not suffer disqualification attaching to a conviction of the offence for which he has been convicted, notwithstanding anything contained in any law. Instead of dismissing him from service, he should have been removed from service so that the order of punishment did not operate as a bar एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ ये भी कोई डिपार्टमेंट का केस है, इसमें ये कहा गया कि जो सेक्शन 12 है वो ये प्रोवाइड करती है कि किसी व्यक्ति को अगर रिलीज कर दिया गया है प्रोवेशन पे तो वो डिस्क्वालिफिकेशन सफर नहीं करेगा, ऐसा कहा गया है लॉ में। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि उसको डिसमिस किया था सर्विस से, तो डिसमिस ना करके उसको क्या कर दिया, सर्विस से रिमूव कर दिया। इन्होंने कहा डिसमिस नहीं करो, इनको सर्विस से हटा दो ताकि ये जो सेक्शन 12 का जो लाभ है, जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला कंसेप्ट है रिमूव ना होने का, तो रिमूव फ्रॉम सर्विस सो दैट द ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट डिड नॉट ऑपरेट एज अ बार एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फर्दर फ्यूचर। तो इन्होंने रिमूव क्यों कर दिया उस पर्सन को अपनी जॉब से, ताकि जो सेक्शन 12 का जो बार है तो वो फर्दर उसको अगर एम्प्लॉयमेंट करना है तो वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल हो जाए। तो विद द गवर्नमेंट
अंडर द सर्कमस्टेंसेस द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल इज कन्वर्टेड इनटू एन ऑर्डर ऑफ रिमूवल फ्रॉम सर्विस। तो इस केस में क्या किया, डिपार्टमेंट ने जो डिसमिस करा था, तो डिसमिस की जो ऑर्डर था कोर्ट ने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, रिमूवल में, कि इसको रिमूव कर दो। रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, आप अगर रिमूव कर दोगे उसकी जॉब से तो वो फ्रेश न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए उसको सेक्शन 12 का लाभ मिल जाएगा। सेक्शन 12 की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रिमूव्ड मानी जाएंगी। तो ऐसा इस केस में कहा गया था। ये केस की जो डिटेल है, जो इसका रियल वर्जन है जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, वो मैं अपने ग्रुप्स में भी आपको डाल दूंगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप्स की लिंक दी गई है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि टेलीग्राम पर जितने भी पोस्ट, जितने भी नोट्स, जितने भी चीजें डली रहती है वो गायब नहीं होती है। व्हाट्सएप में क्या होता है, जैसे आपने न्यू ज्वाइन किया है तो पुराना आप नहीं देख पाएंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों ग्रुप्स की लिंक दे दी जाएगी, आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको इन दोनों केस की डिटेल जो है भेज दी जाएगी। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर सेक्शन 12 के ऊपर मेन फिर से वीडियो बनाने का पर्पस यही था, आपको बताने का कि सेक्शन 12 में जो बेसिक कंसेप्ट निकल कर आ रहा है वो ये है कि सेक्शन 12 में कहा गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है, किसी भी व्यक्ति का कन्विक्शन होता है तो उसके साथ जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो उस पर प्रभावी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये केस लॉस के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि अगर डिपार्टमेंटल कार्रवाई उसके ऊपर की गई और डिपार्टमेंट ने कोई पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट की है, तो वहां पर सेक्शन 12 की जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं होता, डिपार्टमेंट एक्शन ले सकता है, ठीक। तो ये दो केस थे जिनमें आपको ये चीज पता चलती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 13 के साथ, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद जैसे ये एक्ट कंप्लीट होगा तो हम छत्तीसगढ़ का रेंट कंट्रोल एक्ट उठाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ सिविल जज, छत्तीसगढ़ जुडिशरी भी आने वाली है, तो हम एक आरजीएस का, एक छत्तीसगढ़ का माइनर एक्ट लेके चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।